आज हम चल रहे हैं भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक, भारतीय संविधान का वो अधिकार जो भारतीय संविधान के सभी मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करता है, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। और इसे बाबा साहब अंबेडकर ने हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि यह अधिकार हमारे सभी अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करता है और इस अधिकार के माध्यम से हमारे सभी संवैधानिक अधिकारों को न्यायालय की सुरक्षा प्राप्त होती है। इसीलिए इस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की हृदय और आत्मा की संज्ञा बाबा साहब अंबेडकर ने दी है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो यह अधिकार आप समझ लेंगे तो आप भारतीय संविधान की एक रीढ़ की हड्डी को समझ लेंगे, आपके मौलिक अधिकारों की रीढ़ की हड्डी को समझ लेंगे कि आपके पास कौन से मौलिक अधिकार हैं और इन मौलिक अधिकारों के माध्यम से आप अपने जीवन को किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं। और इन मौलिक अधिकारों पर अगर कभी भी किसी भी प्रकार का खतरा आता है तो आप किस प्रकार से न्यायालय की सहायता लेकर अपने इन मौलिक अधिकारों को रिकवर करेंगे, कैसे पुनः प्राप्त करेंगे, इसका रास्ता यही वाला अधिकार आपका बताता है। यह अधिकार सच में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के हृदय और आत्मा है, क्योंकि यह अधिकार नहीं होगा तो आपके मौलिक अधिकारों को सुरक्षा नहीं मिल सकती है। यह बात आप समझ लीजिए। तो चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं और जानते हैं कि क्या है संवैधानिक उपचार का अधिकार और यह किस प्रकार से आपके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफी नहीं है। सिर्फ अधिकार दे देना ही काफी नहीं होता, उन अधिकारों को इंप्लीमेंट कराना, उन अधिकारों को लागू कराना सबसे बड़ी चुनौती होती है और उनकी सुरक्षा करना वो सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो भारतीय संविधान ने इन दोनों चीजों को सुनिश्चित किया है कि भारत का संविधान और भारत के नागरिकों को मिले मौलिक अधिकारों को भारत का संविधान अपने द्वारा बनाई गई संस्था न्यायपालिका के द्वारा सुरक्षित करे और भारत की जनता को उनका मौलिक अधिकार उपलब्ध कराती रहे और उनके अधिकारों में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आने पाए। इस चीज को सुनिश्चित करने का काम भारतीय संविधान स्वयं करता है अपने माध्यम से। ठीक, आगे सुनो। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जा सके। सिर्फ देना भर काफी नहीं है, उन्हें लागू कराना और उल्लंघन होने पर न्यायोचित तरीके से न्याय उपलब्ध कराना सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है, ये बात जानो आप, ये सबसे बड़ी बात है। आगे सुनिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। अगर गलती से भी आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आपको निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने की कोई जरूरत नहीं है। आप भारत की सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं और भारत की दूसरे नंबर की सर्वोच्च अदालत उच्च न्यायालयों में जाकर अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और अदालत इनकी सुरक्षा के लिए आदेश और प्रादेश जारी करेगी जिसे हम रिट कहते हैं। तो चलिए समझते हैं वो कौन कौन से रिट हैं जिन्हें जारी करके न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करता है। तो पहला रिट आता है आपका, पहला रिट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण वो अधिकार है जिसके अंतर्गत आपकी स्वतंत्रता को अगर प्रशासन बिना कारणवश आपको जेल में डालता है
और न्यायालय के सामने नहीं प्रस्तुत करता वर्णित प्रक्रिया के द्वारा, तो फिर आप बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग करके न्यायालय से में ये याचिका लगा सकते हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, और न्यायालय से मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए और उसकी गिरफ्तारी को सही ठहराया जाए। और अगर गिरफ्तारी का कारण सही नहीं है तो न्यायालय से ये दरख्वास्त है कि इस व्यक्ति को आजाद किया जाए। भाई, अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उसका कौन सा अधिकार उससे छीन लिया जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। तो इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो इसीलिए वर्णित प्रक्रिया क्या है कि 24 घंटे के अंतर्गत उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और फिर न्यायालय ये निर्धारित करेगा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी का कारण न्यायोचित है या अन्यायोचित है। वो निर्धारित करेगा कि इसे जेल भेजा जाना चाहिए या फिर इसे बेल दे देनी चाहिए। समझ में आई बात? लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर लिया जाता है लेकिन न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता। तब क्या करा जाए? तब इस चीज का प्रयोग किया जाता है। तब आप बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से न्यायालय से ये गुहार लगाते हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी अनुचित है और उसे गलत कारणों से गिरफ्तार किया गया है। फिर न्यायालय आपकी याचिका का संज्ञान लेता है और फिर आपको उसी तरीके से वो आदेश जारी करता है। अगर आपने जय भीम पिक्चर देखी हो साउथ वाली, तो आपको इसका सही सटीक उदाहरण देखने को मिलेगा, जिसमें उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है चोरी के इल्जाम में, परंतु उसने चोरी नहीं करी होती, और फिर उसे जेल में इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि वो जेल में ही मर जाता है। चोरी नहीं करी और उसे वर्णित प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय के सामने प्रस्तुत भी नहीं किया गया, बस उसे जेल में रखा जाता है और खूब मारा जाता है, खूब टॉर्चर किया जाता है। और फिर उसकी पत्नी इसी अधिकार का प्रयोग करके उसकी खोजबीन प्रारंभ करवाती है, और फिर क्या? फिर उसकी मृत लाश मिलती है ना? मृत लाश मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझिए कि ये अधिकार आपका सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। ये आपकी आजादी को सुरक्षित करने वाला अधिकार है, और जब आप आजादी नहीं रहोगे तो आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो आजादी सबसे महत्वपूर्ण है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपकी आजादी को सुरक्षित करने वाला अधिकार है। ठीक है, सुनो, आगे सुनो, पहले समझा देता हूं मैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। दूसरा है परमादेश। परमादेश क्या है? यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। समझ में आई बात? अब आपको मैं बता देता हूं, सरकारी अधिकारी जितने भी हैं उनका जनता के प्रति क्या है? उनकी जनता के प्रति जवाबदेही है और वो जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और अगर किसी सरकारी अधिकारी के काम के कारण किसी सामान्य नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो फिर न्यायालय कौन सा आदेश जारी करता है? न्यायालय परमादेश जारी करता है कि तुम इस काम को करो, नहीं तो तुम अपना पद छोड़ दो। पद तुम्हारे लिए नहीं है, पद उसके लिए है जो सेवा करना चाहता है जनता की, और जिसके अंदर जनता की सेवा करने का सामर्थ्य नहीं है वो उस पद को त्याग दे। कोई जरूरत नहीं है आप जैसे अधिकारी का यहां रहने की। समझ में आई बात? तो परमादेश वो अधिकार है, परमादेश वो रिट है जिसके माध्यम से किसी भी सरकारी अधिकारी को जब देखा जाता है कि उसके कारण किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो न्यायालय उस पर यह आदेश जारी करता है और उसे आदेश देता है कि बेटा तुम ये काम करो, तुम्हें इस काम करने की तनख्वाह मिल रही है, मुफ्तखोरी की नहीं। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा रिट क्या है? तीसरा है आपका निषेध आदेश। क्या है?
निषेध आदेश। इन्हें याद रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस पूरी किताब में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो यही वाला है सबसे महत्वपूर्ण, कि भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार के अधिकार को बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों कहा है, क्या हृदय और आत्मा, ऐसी पूछेंगे तो आपको बताना है। ठीक, आते हैं किस पर, निषेध आदेश पर। निषेध आदेश क्या है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। साफ साफ पता चल रहा है कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता ये काम, फिर भी आप उस पर डिसीजन दे रहे हैं, तो उसे रोकने के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश जारी करती है निचली अदालत को, उस आदेश को क्या कहते हैं, उस आदेश को कहते हैं निषेध आदेश। निषेध आदेश। अब आते हैं आपके चौथे पर। चौथा है अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं, तब न्यायालय अधिकार प्रेक्षा आदेश के द्वारा उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है। समझ में आई बात? जब लगता है कि ये व्यक्ति इस पद पर बैठने के काबिल नहीं है, जैसे कि अभी हुआ था महाराष्ट्र में, वो जो आईएएस थी, ट्रेनी आईएएस, उन्होंने जब गलत किया तो, और उनके बारे में जब पता चला कि ये इन्होंने गलत तरीके से ये सारी चीजें करी है, तो उनको उनके पद से हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया। तो इस प्रकार से न्यायालय किसी भी व्यक्ति को जो उस पद के काबिल नहीं है और उसे उसके पद से हटाने के लिए ये आदेश जारी करता है। अब आते हैं आपके पांचवें रिट पर, उत्प्रेष्ठ रिट। उत्प्रेष्ठ रिट, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेष्ठ द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। मान लो मेरी हैसियत के काम करने की नहीं है, फिर भी मैं ये काम कर रहा हूं, मेरे अधिकार क्षेत्र में ये काम नहीं आता, फिर भी मैं जबरदस्ती वो काम कर रहा हूं, तो न्यायालय जब देखता है कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, फिर भी मैं इस पर काम कर रहा हूं, तो वो उत्प्रेक्षा रिट जारी करके वो काम मुझसे, जिसके लिए है वो काम, उसको ट्रांसफर कर देता है। तो ये वो 5 रिट हैं जिनके माध्यम से आपके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। सभी से, आपके प्रशासन से, आपके शासन से, आपकी सरकार से, सबसे सुरक्षित करने का काम किया गया है इन 5 रिटों के माध्यम से। तो इन 5 रिटों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये 5 रिट ही आपके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करते हैं।